था आपको, कितने प्रकार के ट्यूमर है? दो। जो फैलने वाला है वो, अभी माइंड में पढ़ाई के बारे में सोचो। मैं बोला जो फैलने वाला है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो एक ही जगह पे है वो बिनिंग ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर काफी खतरनाक होता है, अच्छा नहीं होता मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैंने आपको कल बोला था कि कुछ चीजें लिख के लाओ, जैसे कॉज ऑफ कैंसर, लिखिए कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, कार्सिनोजेनिक एजेंट। कल आपने लिखा है क्या? लिखा है ना? फिर उसको टैली करो, एक बार क्रॉस चेक करो। कार्सिनोजेनिक एजेंट मतलब जिससे कैंसर कॉज होता है। पहला लिखो, पहला फिजिकल, फिजिकल। पहला लिखिए फिजिकल, फिजिकल, फिजिकल में लिखिए आयोनाइजिंग, फिजिकल में लिखिए आयोनाइजिंग, फिजिकल में लिखिए आयोनाइजिंग। उसमें दो एग्जांपल लिखो, एक्सरे, गैमा रे। फिजिकल में लिखो आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग में दो एग्जांपल लिखो, एक्सरे, गैमा रे। उसी में नेक्स्ट लिखो नॉन आयोनाइजिंग, उसी में नेक्स्ट लिखो नॉन आयोनाइजिंग, मतलब फिजिकल में ही दूसरा लिखो नॉन आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग का एग्जांपल लिखो यूवी रे, यूवी रे। ठीक है, तो मैंने आपको अभी अभी क्या बोला, आपको रेडिएशन से कैंसर हो सकता है हमें, रेडिएशन से मतलब फिजिकल। इसमें एक आएगा आयोनाइजिंग, जिसका एग्जांपल एक्सरे, गैमा रे। और दूसरा है बेटा नॉन आयोनाइजिंग, जिसका एग्जांपल क्या है? यूवी रे, जिससे हमें कैंसर कॉजिंग हो सकता है। ठीक है। हाँ, मैंने आपको नियोप्लास्टिक का मीनिंग कल समझा के दिया था, नियोप्लास्टिक वर्ड गया था बेटा कल। अब आता है केमिकल, केमिकल में लिखिए, दूसरा लिखो केमिकल, केमिकल में लिखो टोबैको स्मोक, केमिकल लिखो, केमिकल में लिखिए टोबैको स्मोक, केमिकल में लिखिए टोबैको स्मोक। आपको सभी को पता है टोबैको स्मोक से हमें हो सकता है लंग्स कैंसर, है ना? हाँ। और तंबाकू से और एक कैंसर होने के चांस है, ओरल कैंसर। लंग्स कैंसर होता है स्मोकिंग से, और लंग्स कैंसर होता है चेविंग टोबैको विथ चूना। नेक्स्ट लिखो बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में लिखो ऑन्कोजेनिक वायरस, बायोलॉजिकल में लिखो, बायोलॉजिकल में लिखिए ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस मतलब विषाणु से हमें कैंसर कॉजिंग हो सकता है। एक विषाणु है बेटा ऑन्कोजेनिक वायरस, जिससे हमें कैंसर कॉज हो सकता है। मेरे ख्याल से शब्द गया था कल ये ऑन्कोजेनिक, है ना? हमारे अंदर कौन सा जीन रहता है? प्रोटो ऑन्कोजेन, मतलब हमारे अंदर रहता है प्रोटो ऑन्कोजेनिक जीन। और आफ्टर म्यूटेशन या कैंसर वो जीन काय में कन्वर्ट होता है? ऑन्कोजीन। याद रखो उसे। कैंसर कॉजिंग जीन का नाम है, जिससे कैंसर हो सकता है, उस जीन का नाम है ऑन्कोजीन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं सी ऑन्कोजीन।
कैंसर कॉजिंग जीन का नाम क्या है? ऑन्कोजीन, ऑल्सो कॉल्ड एज सी ऑन्कोजीन। इससे हमें कैंसर हो सकता है सर। नेक्स्ट लिखो अभी डायग्नोसिस। सर कैंसर को कैसे पकड़ में लाना, कैंसर का पता कैसे करना? इसमें आप सिर्फ स्टेप लिखिए, बाकी इंफॉर्मेशन आप घर पे लिख सकते हैं। देखो बेटा, टॉपिक का नाम है डायग्नोसिस, हाउ वी कैन डायग्नोज द कैंसर। पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप जो भी है। तो पहला स्टेप लिखिएगा, लिखो बायोप्सी। पहले स्टेप का नाम लिखो बायोप्सी, स्पेलिंग ये रहा बायोप्सी, एंड दूसरा है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, ये लिखो बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, इससे हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। सुनो मेरी बात, ये होता क्या है इसमें, हो गया लिखना सबका। बीच में एक पेशेंट था, उसको डर था कि उसके यूट्रस को कैंसर हो गया है, यूटेरस में, दैट इज कॉल्ड एज यूटेरिन कैंसर। अब यूट्रस में अगर कैंसर हुआ है तो डॉक्टर ने बोला आप एक काम कीजिए, बायोप्सी कर लीजिए। ये बायोप्सी क्या होता है? तो जहाँ डॉक्टर को डर था कि यहाँ पे कैंसर हो सकता है इस एरिया में, वहाँ से उन्होंने कुछ सेल को कट किया, मतलब वहाँ का सैंपल लिया। तो यूट्रस के कुछ सेल का सैंपल लिया और वो भेज दिया लेबोरेटरी में। बायोप्सी की लैब अमरावती में नहीं है, कैंसर जहाँ पे डिटेक्ट होता है उसकी लैब अलग होती है, और वो बाहर है, पुणे मुंबई में है, और कुछ इधर मतलब मेट्रो सिटीज़ में है। तो भेजा, फिर वहाँ पे वो सैंपल गया सेल का, टिश्यू का। फिर ये सेल टिश्यू को उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पे स्टडी करते हैं, उस डिटेक्ट करते हैं, उन्होंने वो सैंपल लिया, स्लाइड पे रखा, और स्लाइड जो है माइक्रोस्कोप में रखी। तो माइक्रोस्कोप के जरिए उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेल में कोई चेंज है क्या। तो ये जो होता है ना, इसमें सिंपल सी बात है, जहाँ पे लगता है कैंसर है वहाँ के सेल निकालो, उसको स्लाइड पे रखो, अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करो, तो आपको फील होगा, माइक्रोस्कोप में वो डिटेक्ट होगा कि ये कैंसर वाला सेल है कि नहीं है। तो उसको बायोप्सी टेस्ट बोलते हैं। कौन सी टेस्ट? बायोप्सी। आपको समझ में आया क्या होता है बायोप्सी में? हाँ, जहाँ पे पैथोलॉजी में डिटेक्ट होता है, इसलिए इसका नाम है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टो माने टिश्यू, हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू, और पैथोलॉजी पता है आपको, ये आपको रहेगा सब्जेक्ट एमबीबीएस में, हिस्टोपैथोलॉजी, जिसमें टिश्यू को डिटेक्ट किया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप। हो गया पहला। दूसरा टेस्ट लिखिए। अब इसका डिस्क्रिप्शन मत लिखो, वो घर जाके लिखना, कुछ जगह छोड़ दो लिखना हो तो। दूसरा टेस्ट लिखो सीटी स्कैन। दूसरा लिखिए बेटा सीटी स्कैन। आप में से किसी ने सीटी स्कैन किया है क्या? नहीं किया है? ओके। पता है सीटी स्कैन वाली मशीन बहुत बड़ी मशीन होती है, जिसमें पूरी बॉडी जो होती है स्कैन हो जाती है। और सीटी स्कैन में एक्चुअली यूज होता है एक्सरे का। इट्स अ कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं उसको। इट इज यूज बाय, एक्चुअली इसमें होता है एक्सरे यूज, इसलिए कोई मेटल की चीज़ वहाँ नहीं चलती। अगर आपने कोई चूड़ियाँ वगैरह पहनी है वो निकालना पड़ती है। मोबाइल अलाउड नहीं है, मतलब कोई भी मैग्नेटिक चीज़ या कोई भी मेटल वाली चीज़ अलाउड नहीं है ना। जो अपने बेल्ट पहनते हैं अपन, वो बेल्ट भी नहीं चलता वहाँ पे, तो क्योंकि खींच लेता है मशीन उसको। तो ये है सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन में क्या होता है वो देखो, यूज एक्सरे लिखो वहाँ पे। सीटी स्कैन में क्या होता है? यूज एक्सरे, यूज एक्सरे। बाकी मशीन तो आपने देख ली है क्या रहती है सीटी स्कैन वाली। तीसरा लिखो एमआरआई। एमआरआई से डिटेक्ट कर सकते हैं अपन। एमआरआई फुल फॉर्म तो पता ही है आपको, लिखा है वहां पे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब इमेज बनती है, और इमेज को बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है। लिखो यूज मैग्नेटिक फील्ड।
एमआरआई में लिखो यूज मैग्नेटिक फील्ड। एमआरआई में क्या होता है सर? यूज मैग्नेटिक फील्ड। एनसीईआरटी से 2 लाइन लिख लेना आप घर जाके। ये जो लाइन है ये सीटी स्कैन के लिए है और ये लाइन एमआरआई के लिए है। ठीक है, 2 लाइन लिख लेना, पढ़ लेना उसको अच्छे से। ये ऊपर की लाइन है सीटी स्कैन के लिए और ये नीचे की है बेटा एमआरआई के लिए। एमआरआई में मैंने क्या बोला, कौन सी फील्ड यूज होती है? मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है सर। मैग्नेटिक फील्ड पता है? ओके। एमआरआई, एक काम करो, आपने क्या लिखा एमआरआई में क्या होता है? आपने मैग्नेटिक फील्ड, उसमें और एक लिखो मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लिखो। मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। मैग्नेटिक फील्ड एमआरआई में लिखो यूज मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है, ओके। सर और कुछ डिक्टेट होता है क्या? हाँ लिखो ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। नेक्स्ट लिखो ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। ब्लड और बोन मैरो टेस्ट स्पेशली होता है ब्लड कैंसर के लिए। ये स्पेशली होता है ब्लड कैंसर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट, आपको पता है जब भी हमारे अंदर अगर कैंसर हो जाए तो हमारे अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, हमारे खून में एंटीबॉडी मिलती है। अगर खून में एंटीबॉडी मिली तो समझ जाना कि हमें कैंसर, क्योंकि वो एंटीबॉडी अगेंस्ट द कैंसर वाली होती है और कोई बीमारी नहीं। समझ रहे बात को? और स्पेशली बायोलॉजिकल कैंसर होता है हमें, मतलब वायरस से कैंसर होता है। अगर वायरस से कैंसर हुआ तो हमारे अंदर एंटीबॉडी बनेगी और वही एंटीबॉडी हमने खून में डिटेक्ट की। अगर हमें वो एंटीबॉडी मिली खून में, समझ जाना कि हमें वो कैंसर हो गया है। नेक्स्ट लिखो मॉलिक्यूलर टेस्ट। मॉलिक्यूलर टेस्ट, सर ये मॉलिक्यूलर टेस्ट क्या होती है? बेटा ये टेस्ट होती है डीएनए के लेवल पे। लिखो बाय यूजिंग डीएनए लेवल या बाय यूजिंग डीएनए, ऐसा लिखो बाय यूजिंग डीएनए। ये टेस्ट डीएनए के लेवल पे होती है, दैट इज मॉलिक्यूलर टेस्ट। ठीक है, ओके, हो गया। सर कैंसर की ट्रीटमेंट क्या है? कैंसर की ट्रीटमेंट क्या है? लिखो ट्रीटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक ट्रीटमेंट लिखो। लिखो पहला सर्जरी। पहला है सर्जरी। सर्जरी में सिंपल है, जहां ट्यूमर है वो पार्ट निकाला जाता है सर्जरी से। सर्जरी का मीनिंग पता है आपको क्या है? हाँ, आप में से कुछ बच्चे हैं, अगर उनको पता है अगर हम नीट निकलते हैं तो एमबीबीएस के बाद हम सर्जरी में जाएंगे। एक तो मेडिसिन में जाएंगे या सर्जन बनेंगे। तो सर्जरी में क्या होता है यहाँ पे कैंसर में, स्पेशली बिनिंग ट्यूमर को, पता है बिनिंग ट्यूमर एक ही जगह पे रहता है, तो वाया सर्जरी उसको निकाला जाता है। स्पेशली अगर कोई ब्रेन ट्यूमर हुआ, कहीं पे ट्यूमर हुआ, लंग्स में ट्यूमर हुआ
या फिर कोलॉन, कोलॉन माने अपना इंटेस्टाइन का एरिया, वहाँ ट्यूमर हुआ, स्टमक में ट्यूमर हुआ, ओरल में ट्यूमर हुआ, तो डायरेक्ट सर्जरी के जरिए निकाला जाएगा। पहला ऑप्शन है, हो गया। दूसरा लिखो रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी सर, इस केस में है ना हम यूज करते हैं रेडिएशंस। रेडिएशन से क्या होता है, अम, एक लेजर होता है, बीम होता है, बीम लेजर, उस लेजर से क्या होता है, वो जो कैंसर सेल है उसको जलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी एक दिक्कत है कि कभी कभी कैंसर सेल के जलाने के चक्कर में आजू बाजू वाले थोड़े नॉर्मल सेल भी जल सकते हैं। तो ये स्पेशली हम यूज करते हैं बिनिंग ट्यूमर के लिए रेडियोथेरेपी। ओके, हाई रिस्क अमाउंट में रेडियोथेरेपी का यूज नहीं होता, जहां उनको लगता है कि बाकी सेल भी उससे डैमेज होने के चांस है, वो फिर रहने देते हैं। नेक्स्ट थेरेपी है कीमोथेरेपी, लिखो कीमोथेरेपी। आपने एक बात नोटिस किया होगा, कैंसर के पेशेंट के हेयर लॉस ज्यादा होता है, वो बाल्ड हो जाते हैं, होते हैं ना। हेयर लॉस ज्यादा होता है कैंसर के पेशेंट का, इसका कारण है बेटा हाई डोज ऑफ केमिकल, हाई डोज ऑफ मेडिसिन। इतनी भारी मेडिसिन उनको दी जाती है हाई डोज वाली कि उनमें इतनी हीट बनती है, उस हीट से हेयर लॉस अपने आप हो जाता है। यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स काम नहीं करते उनके, हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं। हेयर फॉलिकल मतलब जहाँ से हेयर आते हैं वो जगह, है ना। तो सारा ऐसे हीट की वजह से लॉस हो जाता है वो, दैट इज कॉल्ड एज कीमोथेरेपी। ये ट्रीटमेंट मोस्टली चलती है। ओके, दो केमिकल के नाम लिखो, एक का नाम लिखो विन ब्लास्टिन, VINBLASTIN, विन ब्लास्टिन एंड विन क्रिस्टीन, विन ब्लास्टिन एंड विन क्रिस्टीन। ये एंटी कैंसर ड्रग्स है, विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टीन, विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टीन, क्रिस्टीन। ठीक है, ये एंटी कैंसर ड्रग्स है। नाउ लास्ट लिखो इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। एक्चुअली क्या है, आपकी इम्यून सिस्टम है ना, अगर वो स्ट्रांग हो तो वो कैंसर सेल को मार सकती है, लेकिन इसके लिए आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग चाहिए। तो वही वो बात कर रहा है कि इसमें एक ऑप्शन ऐसा है कि आपके इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग बनाइए। फिर आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कैसे बनाना, आपको याद है आपके अंदर ऐसा कोई केमिकल था जो दूसरे सेल को अलर्ट कर रहा था, इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इमेजिन करो इंटरफेरॉन का क्या लगाया जाता है, इंजेक्शन। तो इंटरफेरॉन के इंजेक्शन से क्या होता है, आपके अंदर वो इंटरफेरॉन चला जाता है, इंटरफेरॉन बाकी पूरे सेल को अलर्ट करता है कि आप अलर्ट हो जाइए, कैंसर आ रहा है। तो बाकी सेल अलर्ट हो जाते हैं। तो उस अलर्टनेस का फायदा ये होता है कि कैंसर जल्दी अटैक नहीं कर पाता, ये फायदा होता है। तो लिखिए इसमें इम्यूनोथेरेपी में यूज अल्फा इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन के प्रकार आते हैं उसमें लिखो यूज अल्फा इंटरफेरॉन, यूज अल्फा इंटरफेरॉन टू एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, use alpha interferon to activate immune system। ओके, तो यहाँ पे बेटा आपका लगभग हो चुका है कैंसर। मैंने आपको अभी अभी क्या लिख के दिया आज, एक हो गया सर वो डायग्नोसिस, है ना। पहले नहीं, कार्सिनोजेनिक एजेंट कैंसर के कारण क्या है, दूसरा है डायग्नोसिस, तीसरा है सर ट्रीटमेंट।
कैंसर के बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमने प्रिवेंशन क्या है बताओ जरा। सबसे पहला प्रिवेंशन ये है, जिससे कैंसर हो सकता है उससे बचो। इसका मतलब होता है बेटा कि वो जो केमिकल एजेंट है, गुटखा पान मसाला, उससे बचो, सिगरेट से बचो, शराब से बचो, है ना। हाँ, मुझे तो ऐसे सुनने में आया है, जो पर्सन दिन में 4 या 5 बार हॉट कॉफी लेते हैं उनको भी कैंसर के चांस है। कोल्ड कॉफी नहीं, जो 100 रुपए की आती है, हॉट कॉफी। कॉफी से भी हो सकता है, लेकिन कितना बोला मैंने, मोर देन मोर देन 4 टाइम्स पर डे। मुझे भी ऐसे भी सुनने में आया है कि ज्यादा च्युइंगम खाने से भी कैंसर हो सकता है, ओरल कैंसर, च्युइंगम ज्यादा खाने से। दिन में कम से कम 6 बार। क्या जैन, च्युइंगम खाते हो, बबल गम? नहीं। ये स्पोर्ट्स पर्सन ज्यादा खाते हैं च्युइंगम ड्यूरिंग क्रिकेट, है ना, चबाते रहते कुछ ना कुछ। सर, ये कार्सिनोजेनिक एजेंट है जिससे कैंसर होने के चांस है। फिनोलिक कंपाउंड कैंसर कॉज कर सकते हैं। अब फिनोलिक कंपाउंड पता है आपको, यू नो फिनोलिक कंपाउंड। उसके बाद में ये जो है एक्सरे, गैमा रे, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी, उनसे बच के रहो। एक्सरे कॉज कैंसर, बार बार एक्सरे एक्सपोज करना अच्छी बात नहीं है। प्रेग्नेंट वुमन जो होती है उसको एक्सरे से बचाया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट असर कहाँ पे होता है, फीटस पे हो सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी में एक्सरे से बचा जाता है। गैमा रे, यूवी रे। अब यूवी रे से कैसे बचना, पता है आपको? अब वो डिपेंड करता है, अपने यहाँ तो ओजोन लेयर है, तो भी हो सकता है यूवी रे आया हो, तो कुछ लोग फिर वो क्रीम लगाते हैं, एंटी यूवी रे वाला, SP30, पता है ना, सन प्रोटेक्शन 30, सन प्रोटेक्शन 15, क्रीम्स आते हैं, पता नहीं उसका नाम क्या है, क्या कहते हैं उसको, सन सनस्क्रीन, ओके, सनस्क्रीन, नॉट क्रीम, क्रीम, सन क्रीम, स्क्रीन ना, हाँ, स्क्रीन, तो मोबाइल को स्क्रीन आती है ना, स्क्रीन गार्ड, वैसा स्क्रीन। ओके, तो भी यूवी से इतना नहीं होता है, मतलब यूवी रेडिएशन है इसमें, लेकिन इतना उसमें ये नहीं है, मतलब डेंजर नहीं है जितना ये टोबैको है, ये डायरेक्ट अटैक करता है। ओके सर। अब आते हैं चैप्टर के फाइनल, चैप्टर का फाइनल पॉइंट है ये, चैप्टर का फाइनल चैप्टर, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज, इसमें और एक टॉपिक है आपके एज का, एडोलसेंस का, तो ये टॉपिक ओपन कीजिएगा, ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज। लिखो हेडलाइन, हेडलाइन लिखो बेटा, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। हाँ, पहले समझो, बाद में हम लिखना शुरू करते हैं, पहले एक बेसिक है वो समझो। इन्होंने जो हमसे बात किया है सर, वो बात किया है सर, आजकल जो ड्रग्स और शराब का जो अमाउंट है वो काफ़ी बढ़ चुका है यूथ में,
यूथ मतलब कौन सा एज? अब उसमें मैं नहीं रहा। यूथ मतलब कौन सा एज? आप यूथ हो कि बच्चे हो अभी भी? यूथ है भैया। जिनका एज लगभग अभी 14 16 क्रॉस हो चुका है वो यूथ में आते हैं। 16 to 25 या 24 तक ये यूथ में आते हैं, ज्यादा यूथ में आते हैं, है ना? हाँ। तो सर इनमें ये हैबिट काफी बढ़ चुकी है। आपने एक नोटिस किया होगा, ये जो जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं ये लगभग जिनकी उम्र है 20 22 18, है ना, जो कार एक्सीडेंट हो रहे हैं और ये एक्सीडेंट होते हैं, वो होश में नहीं रहते, वो बेहोश रहते हैं। एक तो ड्राइविंग का नशा रहता है कि मैं कितने स्पीड से गाड़ी चलाऊं, है ना, ताकि मैं इम्प्रेस कर सकूं आजू बाजू वाले लोगों को। उस इम्प्रेस के चक्कर में ये प्रिजन जाता है। तो सर एक चीज है, ये है अम, बाकी ये लाइन पढ़ लो एक बार, ये आपके लिए है। क्या बोला है देख लो भाई, आप खुद समझ लो इसको, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। क्योंकि अभी अभी अगर जिंदगी खराब हो गई ना तो पूरी जिंदगी खराब है। अभी खराब हो गई, लाइफ टाइम खराब हो गई। इसलिए क्योंकि आप में एक खासियत रहती है रिस्क लेना, आप रिस्क बहुत लेते हो, क्योंकि आपको जिंदगी में आगे क्या होने वाला है आपको कोई लेन देन नहीं उससे। बस अभी मौज कर लो, है ना। थोड़ा इंस्टेंट जो आपको अच्छा फील करवाता है, इंस्टेंट, बस उसके पीछे लगे आप। थोड़ा दूर का नहीं सोच रहे। अभी क्या मिल रहा है इंस्टेंट। आपको पता है ड्रग्स एंड अल्कोहल, ड्रग्स अलग चीज होती है, अल्कोहल अलग चीज होती है, और इनका सेम कनेक्शन है अब्यूज का। अब्यूज का मतलब है आदत लगना, एक गंदी आदत लगना, उसको बोलते हैं बैड हैबिट्स। दूसरी भाषा में बोलते हैं एडिक्शन। जैसे आप में से किसी बच्चों को लगा होगा एडिक्शन मोबाइल का, वो एडिक्शन है बेटा, एडिक्शन है। मैंने आपके एज के ऐसे बच्चे देखे हैं ना, जिनको मोबाइल का इतना एडिक्शन हो चुका है, स्पेशली वो कुछ तो भी वो गेम खेलते रहते हैं उस मोबाइल में, और उस गेम को इतना हेप्नोटाइज करता है वो गेम, कि वो गेम को छुड़ाने के लिए उनको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। मैंने खुद मेरे ही बच्चों के ऐसे केसेस देखे हैं, घर वाले परेशान है, वो गेम में अटक जाते हैं, वो साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। वो एक वो होते भाई, मैंने अब तक देखा नशा मुक्ति केंद्र, ये अलग ही केंद्र है। मोबाइल छुड़ाने के लिए भी साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले रहे हैं आप, मतलब क्या हो क्या रहा है। पता है ड्रग्स क्या चीज होती है, एडिक्शन। देखो एडिक्शन क्या चीज होती है, एडिक्शन का सिंपल मीनिंग है, अगर वो चीज हमें ना मिले तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो जब भी याद रखना, अगर वो चीज अगर वो ना मिले, अगर उससे बेचैनी बढ़ रही है तो समझ जाना आप एडिक्शन में चले गए। 3 दिन के लिए अगर तुमसे कोई मोबाइल छीन लेना तो 3 दिन में तुम्हारा हाल क्या होगा। अगर बहुत हाल बेहाल हुआ, समझ जाना कि आप उससे एडिक्ट हो गए हैं और वो बीमारी हो गई है, क्योंकि आप उसके बिना जी नहीं पा रहे हो। सो इट क्लियर मीन्स दैट, इट क्लियर इंडिकेट नाउ यू आर एडिक्टेड। जैसे शराबी से शराब का थोड़ा दूर चले जाना 3 दिन के लिए, वो पगला जाएगा। कोई ड्रग्स लेता है तो वो पगला जाएगा। इसलिए तो होते हैं ना ये नशा मुक्ति केंद्र। शराब की आदत लगाने के लिए कोई स्कूल होता है क्या, ऐसा केंद्र होता है क्या, चलो आपको शराब की आदत लगाते हैं। इसका स्कूल नहीं है, मतलब इसका सेंटर नहीं है।
शराब छुड़ाने का सेंटर है। कुछ दिनों बाद इंडिया में सेंटर ऐसे भी आएंगे, चलो यहाँ पे मोबाइल की आदत छुड़वा देते हैं अपन, वहाँ पेशेंट ज़्यादा होंगे, और मैक्सिमम कौन सा पेशेंट होगा? यूथ। हाँ, लिखो हेडलाइन, ड्रग्स लिखा आपने। ड्रग्स दो तरह के होते हैं बेटा वैसे। देखो मैं यहाँ जो लिखने दे रहा हूँ वो अलग चीज़ है, लेकिन वैसे ड्रग्स दो तरह के होते हैं। एक जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, नारकोटिक ड्रग्स, एक्चुअली जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और जो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते लेकिन लोग लेते हैं। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जैसे पैरासीटामोल, जैसे मॉर्फिन, है ना, पेन किलर, ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये हुआ बेटा एक लीगल ड्रग्स। और दूसरा आता इलीगल, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते लेकिन ये पेशेंट खुद ले लेता है उसके मर्जी से, जैसे हेरोइन, गांजा, चरस, हशीश, नाम सुने हैं? अब सुन लो, ये सब इलीगल ड्रग्स है। कोई कोई है डॉक्टर जो लिखता है चलो बेटा आज गांजा ले लो? नहीं ना। हाँ। तो प्रिस्क्राइब जरूरी होता है। यूएसए में बिना प्रिस्क्रिप्शन का ड्रग्स मिलता ही नहीं है, मतलब कोई भी केमिकल नहीं मिलता है, मतलब पेन किलर नहीं मिलता। और वहाँ प्रिस्क्रिप्शन को भी एक होता है एक्सपायरी डेट, वहाँ 90 डेज तक वो प्रिस्क्रिप्शन चलता है। 90 डेज के बाद वो प्रिस्क्रिप्शन भी एक्सपायर हो जाता है यूएसए में, ऐसा है वहाँ का। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो बिना, मेडिकल वाले बोलते हैं कि ये इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। कुछ हाई इफेक्टिव ड्रग्स रहते हैं, क्योंकि अगर कुछ हुआ पेशेंट को तो ऑन द मेडिकल के ऊपर आता है। बी फार्मा में एक सिलेबस आया है, मतलब एक कोर्स है बेटा, फार्म डी करके है, जो मतलब वो प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं, मतलब वो लिख भी सकते हैं, और वो मेडिसिन बेच भी सकते हैं, फार्म डी वाले। ओके, आपको सब्जेक्ट रहेगा फार्माकोलॉजी एक। सो ड्रग्स जो है सर, ये दो तरह का रहेगा। ड्रग्स दो तरह का रहेगा। एक का नाम है साइकोट्रॉपिक, एक का नाम क्या है? साइकोट्रॉपिक। एक का नाम है साइकोडेलिक। ये दो ड्रग्स के नाम लिख लो पहले, साइकोट्रॉपिक, साइकोडेलिक। ठीक है, साइकोट्रॉपिक में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? अब मेरी बात सुनो, इसमें एक आता है बेटा सिडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर। सिडेटिव, ट्रैंक्विलाइजर। इसमें आता है ओपियोइड्स। इसमें आता है स्टिमुलेंट। लिखो लिखो, समझा के दूंगा मैं क्या होता है ये। ट्रैंक्विलाइजर, सिडेटिव, ओपियोइड्स, स्टिमुलेंट।
चलो अब इसका मीनिंग सुनो। आपने लिखना हो गया। तो सर इसमें 3 प्रकार के ड्रग्स है, उसमें एक ही प्रकार का ड्रग्स है। अब मेरी बात सुनो। साइकोट्रॉपिक जो ड्रग्स होते हैं, ये उसमें कुछ ड्रग्स डॉक्टर लिखते हैं और कुछ आते हैं इलीगल। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, सिडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर। ये जो ड्रग्स है, पहला है सिडेटिव, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रैंक्विलाइजर। ये वाले जो ड्रग्स रहते हैं ना बेटा, ये उसको शांत करने के लिए दिया जाता है। जैसे डिस्कवरी में आपने देखा होगा, कोई हाथी पागल हो जाता है, कोई ऐसे एंग्री हो जाता है हाथी, उसको इंजेक्शन दिया जाता है, वो ये होता है ट्रैंक्विलाइजर, जिससे वो क्या हो जाता है, जिससे वो शांत हो जाता है। मतलब गुस्से वाला हाथी शांत हो गया ट्रैंक्विलाइजर से वजह से। कोई पागल कुत्ता हो गया, उसको शांत करना है, ट्रैंक्विलाइजर। समझ में आया? दूसरा है ओपियोइड्स। बेटा इसमें आते हैं पेन किलर। क्या आते हैं? जो सर्जरी में यूज होते हैं। फर्क है दोनों में। ऊपर का ड्रग्स गुस्से वाले को शांत करने के लिए है, और जो ओपियोइड्स है ये पेन किलर है। मोस्टली यूज होता है ड्यूरिंग सर्जरी, क्योंकि सर्जरी के बाद बहुत दर्द होता है हमें। उसको उस दर्द को थोड़ा कम करने के लिए वी हैव टू यूज ओपियोइड्स। और स्टिमुलेंट जो होता है ये हमें एक्टिव करता है, जैसे चाय, कॉफी, मतलब कैफीन की बात कर रहा मैं, है ना, तंबाकू, ये सब कौन है? स्टिमुलेंट, जो आपको एक्टिव करते हैं, जो जिससे नींद नहीं आती। चाय पीने के बाद नींद नहीं आती, किसी को आती होंगी, लेकिन नहीं आती मोस्टली। ये होता है स्टिमुलेंट। ये जो ड्रग्स है ये अलग है। इसको लेने के बाद वो अलग दुनिया में चला जाता है। उसको हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। हेल्यूसिनेशन का मतलब ये होता है बेटा, उसको वो रियलिटी से कहीं खो जाता है, उसको ड्रीम में चला जाता है, उसको ऐसे अलग अलग चेहरे दिखाई देते हैं। हाँ मतलब वो, उसको ऐसे हर चीज को ना वो अलग तरह से देखता है। उसको लगता है यहाँ कोई भूत है, कोई शैतान है, अलग ही चेहरा उसके सामने आता है, डरावना, ऐसा। इसको बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला? ये ड्रग्स जो होता है ये शांत करने के लिए होता है। ये ड्रग पेन किलर होता है। ये एक्टिवेटर होता है, अलर्टनेस बढ़ाता है, आपका बीपी बढ़ाता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, स्टिमुलेंट। और ये आपके अंदर एक भ्रम, मतलब एक अलग सा फीलिंग क्रिएट करवाता है, जो एक्चुअली रियलिटी नहीं है। समझ में आया? हाँ। आपने लिखा ये। उसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? उसमें सबसे पहले आप काम कीजिए, लिखिए ओपियोइड्स। पहले ये पढ़ा था मैं, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हम्म। पहला ड्रग्स लिखिए ओपियोइड्स। ओपियोइड्स। देखो बेटा, अम, आपको लिखना कैसे है? देखो जितने भी ड्रग्स आते हैं ना, ये मोस्टली प्लांट से आते हैं। ये प्लांट से ड्रग्स आते हैं, जैसे कि गांजा बोला मैंने, चरस बोला, ये प्लांट से आते हैं। पता है खेती होती है गांजे की। पहले सोयाबीन है, सोयाबीन के बीच में गांजा है। इलीगल खेती, वैसे कोई परमिशन है क्या उसकी? नहीं ना। हाँ। हाँ। जा रहा गांजा बेचने, कहाँ? कॉटन मार्केट में। ऐसा नहीं होता ना। लिखो ओपियोइड्स के बारे में। ऑप्टेन फ्रॉम, ये कहाँ से मिला पहले वो लिखो। ऑप्टेन फ्रॉम, ऑप्टेन फ्रॉम, ऑप्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ, ऑप्टेन फ्रॉम लेटेक्स ऑफ, मैं जो बोलो वो लिखो। ऑप्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, दैट इज पेपेवर सोमनीफेरम, प्लांट का नाम है। ऑप्टेन फ्रॉम द लेटेक्स,  latex,   of,   latex 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 of,    latex of,    latex of,    latex of,   पॉपी प्लांट, दैट इज पेपेवर सोमनीफेरम, प्लांट का नाम है। ऑप्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट,
पॉपी प्लांट का मतलब है पेपेवर सोमनिफेरम, बॉटनिकल नेम है ये, पेपेवर सोमनिफेरम। प्लांट का नाम याद रखना, आईएमपी है। तो ये जो ड्रग्स मैंने आपको बोला पहले, ओपियोइड्स, ये कहाँ से आया? एक पौधे से आया। पौधे का नाम क्या है? पॉपी प्लांट, मतलब पेपेवर सोमनिफेरम। उसके लेटेक्स से मिला। लेटेक्स क्या होता है? ये देख, सफेद कलर का दिख रहा है तुझे लेटेक्स, ये दिख रहा है सफेद कलर का, इसे लेटेक्स बोलते हैं। ये व्हाइटिश कलर का लिक्विड रहता है लेटेक्स, उससे मिलता है बेटा ये ड्रग्स, हाँ, जिसका नाम है ओपियोइड्स। हाँ सर, पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात लिख उसमें, दूसरी बात लिख, बाइंड टू, ये ड्रग्स कैसे काम करते हैं? बाइंड टू रिसेप्टर, बाइंड टू रिसेप्टर, बाइंड टू रिसेप्टर प्रेजेंट इन bind to receptor present in CNS, present in CNS and GIT. देखो ये अपना CNS है, GIT का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, तो सुनो, हम जो भी ड्रग्स लेते हैं ना, उसके कुछ ना कुछ रिसेप्टर हमारे अंदर होते हैं। जैसे अपना ये CNS है, CNS के ऊपर रिसेप्टर लगे, ये रिसेप्टर है बेटा, दे आर कॉल्ड एज रिसेप्टर। और ये स्पेशल रिसेप्टर जो है, ये उस ड्रग्स के लिए है जिस ड्रग्स का नाम ओपियोइड है। ये ड्रग्स है ओपियोइड्स, इसका जो रिसेप्टर है वो अपने दिमाग में है। और मैं बताना चाहूंगा, आप जितना ज्यादा सेवन करेंगे उस ड्रग्स का, जितना ज्यादा सेवन करेंगे, जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उतना आपके CNS को उसकी आदत हो जाएगी और इसके रिसेप्टर बढ़ जाएंगे, इसके रिसेप्टर बढ़ जाएंगे। पहले देखो, आपको इतनी आदत नहीं थी, पहले वो चम्मच से मेडिसिन लेता था, चम्मच से इतने रिसेप्टर थे एग्जाम्पल। अब वो ग्लास से मेडिसिन ले रहा है, देखो कितने रिसेप्टर बढ़ गए उसके। पहले वो एक ही ग्लास शराब पीता था, आज घर में ड्रम है उसके। क्यों हुआ ऐसे? कैपेसिटी बढ़ गई सर। कैपेसिटी क्यों बढ़ गई सर? क्योंकि इसके रिसेप्टर बढ़ गए सर, डिमांड बढ़ गई सर। समझ रहे बात को? और जितने ज्यादा रिसेप्टर बनेंगे उसकी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ये पता है बेचैन क्यों रहता है? उसको ना मिला तो, क्योंकि इसके रिसेप्टर चिल्लाते हैं, इसके रिसेप्टर चिल्लाते हैं, बोलते हैं इसको, आज तूने ड्रग्स नहीं लिया, हम तो भूखे मर रहे हैं, कुछ तो दो हमें। ये चिल्लाते हैं, इसलिए वो बेचैन रहता है, वो परेशान रहता है। समझ रहे बात को? जैसे इसके रिसेप्टर को ये मिला, ये खुश हो गया, खुश हो गया, चलो काम हो गया आज का। भाई बेहतर है रिसेप्टर को आदत मत लगाओ, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ अभी ये कैसे काम करता है? तो दो जगह पे रिसेप्टर है इसके, एक CNS में, दूसरा कहाँ पे है? GIT में है। ठीक है बेटा, ये ऐसे रहता है बेटा। ये मॉर्फिन, हेरोइन पढ़ाएंगे हम, कल बात करेंगे इसकी, मतलब ड्रग्स टॉपिक पढ़ेंगे हम। अब मेरी बात सुनो,